देखें, जिन्होंने भी ये 3-4 गलती किया है ना, उनको एक बड़ा समस्या देखने को मिला है। दादा परदादा की जमीन है, पूर्वज की जमीन है, और जिसने भी मतलब उनके मन में लगा कि नहीं कुछ होगा, कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन जिसने भी ये गलती कर दिया ना, तो उनको एक बड़ा समस्या आगे देखने को मिला ही है। इसलिए पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, दादा परदादा की संपत्ति है, आप उसको क्या कराना चाहते हैं, अपने नाम पर कराना चाहते हैं, और अपने नाम पर आप नहीं करा पा रहे हैं। और जमीन का जो भी जमीन आप देख रहे हैं, जितने सारे प्लॉट हैं, सभी का खतियान जो है एक बना हुआ है, और ये जमीन का खतियान जो है ये परदादा के नाम से है। कुछ ऐसा जमीन का खतियान है जो अब आपके परदादा हैं, उनके परदादा के पिता के नाम से ही दर्ज है। अब ऐसा सिचुएशन में आखिरकार क्या करेंगे? जमीन आपको अपने नाम पर कराना है, नहीं कराएंगे। ये 3-4 गलती अगर आप भी किए हुए हैं, तब आपको बच जाना है, संभल जाना है। अगर संभल गए तो विवाद नहीं होगा, नहीं तो आज भी बहुत सारे ऐसे मामले जो कोर्ट में है ना, यानी कोर्ट में जिसका विवाद चल रहा है, तो कोर्ट में विवाद का कारण देखेंगे तो यही है विवाद का कारण कि आज भी जो है एक तरह से एक दूसरे से जो लड़ाई है, परिवार में जो लड़ाई है, वो जमीन के हिस्से को लेकर है। और कोई कह रहा है कि मेरी कीमती जमीन जो है उसमें मुझे शेयर नहीं मिला, आज उसका कीमत जो है वो करोड़ों में है। कोई ऐसी जमीन जो एक हिस्सेदार को मिले हुए है, उसका कोई कीमत नहीं है। तो ये सारा जो बात है ना, वो विवाद का कारण बना हुआ। तो आपको क्या करना, अभी वर्तमान में आपके क्या अधिकार हैं, कानून क्या कहता है? तो देखें, सबसे पहले अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा के समय से प्राप्त संपत्ति है, और उसको आप अपने नाम पर करना चाहते, ये परिवार है, आपके परिवार अलग हो सकते हैं, परदादा के पिता हैं, और ये जो है आपके परदादा हैं, और ये जो है बड़े दादा हैं, और ये छोटे दादा हैं। अब इनका 2 बेटा है, एक यानी ये आपके पिता हो गए, और ये जो है ना यानी आपके चाचा हो गए, और इनके जो है ना 3 बेटे हैं। तो आप कह सकते हैं रिश्ते के तौर पर ऐसा आपका परिवार है। और इसमें हो सकता है कि भाइयों की संख्या अधिक हो, या यहाँ पर जो दादा हैं आपके वो 2 नहीं 3 भाई हैं, दादा जो है वो इकलौते भाई हैं, लेकिन सबके लिए जो नियम है, कानून है, वो आपको एक ही देखने को मिलेगा। तो पहला यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना, ये रखना है कि जो यानी दादा परदादा है ना, दादा परदादा का वसीयत, दादा परदादा का वसीयत, ये आपको यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि उनके द्वारा कोई ऐसा वसीयत तो नहीं बनाया गया, विल तो नहीं बनाया गया। दूसरा जो है यहाँ पर कि आखिर परिवार में ये बात तो तय कर लें, परिवार जो है ना, परिवार में कानूनी वारिस कितने। आज के समय में जो कानूनी वारिस है वो देखना बेहद जरूरी है, इसलिए कि कानूनी वारिस मान लेते हैं कुछ ऐसे वारिस हैं जो कि जिनको कि हक नहीं लेना है, वो अब इस घर में नहीं रहते। जैसे बेटी हो गई, आपकी बुआ हो गई, उनका विवाह हो गया, वो आप इस घर से जा चुकी है, तो आखिर अब उनका जो है, और वो आज तक अधिकार की मांग भी नहीं की है, लेकिन आज भी आपका जो संपत्ति है वो आपके पूर्वज के नाम से ही चलता आ रहा है, और आज वो अपने नाम पर आप करना चाहते हैं। उसके बाद जो वर्तमान में अगर कोई जमीन का खतियान है, तो खतियान का एक दस्तावेज आपको तैयार करना है, यानी जो एक तरह से पूरा इन्फॉर्मेशन है वो तैयार करना है। जमीन का अगर कोई सेल्डीड है, जमीन का कोई रजिस्ट्री का कागजात है, उसका नकल आपको निकाल लेना है। अब देखें, अगर पूर्वज के द्वारा कोई भी जो वसीयत है अगर उनके द्वारा बना दिया गया, तो ये वैलिड है या अनवैलिड है, ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, इसकी जांच होगी। उसके बाद इसके आधार पर जो है वो म्यूटेशन संभव है, अन्यथा म्यूटेशन नहीं होगा। परिवार में जो उत्तराधिकारी हैं, कानूनी वारिस हैं, इसको लेकर आप जमीन का वंशावली बनाएंगे, और वंशावली ये बात स्पष्ट करेगा कि परिवार में कौन कौन है जो कि उत्तराधिकारी हैं। उसके बाद जो है यानी जमीन का खतियान और जमीन की रजिस्ट्री, यानी जमीन का जो खतियान है ना, जमीन का खतियान, तो खतियान में कितने उत्तराधिकारी हैं, जमीन का जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री आखिरकार जमीन जो सेल्डीड है वो किसके नाम से दर्ज है। अब है कि इसका दाखिल खारिज इस रजिस्ट्री का हुआ या आज तक नहीं हुआ, सिर्फ जमीन दखल में है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ऐसे दस्तावेज जो जिसका दाखिल खारिज हो चुका है, जिसका जमीन का रसीद, जो जमीन रसीद है
आज आपके पूर्वज के नाम से जो जमीन का रसीद कट रहा है, ये सारे दस्तावेज को आपको देखने होंगे। जमीन का पूरा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद ये जो है यहाँ पर 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। एक कंडीशन ये है कि जो परिवार है, परिवार में यहाँ पर सहमति नहीं है। सहमति बेहद जरूरी है, यानी परिवार में सहमति अगर है तो ये अलग कंडीशन होगा। परिवार में दूसरा जो कंडीशन ये है ना कि परिवार जो है, परिवार में सहमति नहीं है, परिवार में विवाद है, परिवार में जो है कोई सहमति नहीं है, यानी परिवार में यहाँ पर जो है ना विवाद है। तो ये यहाँ पर जो कंडीशन है ना कि परिवार में अगर सहमति है, सबका सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जो हिस्सेदार हैं, पिता हैं और जितने भी चाचा हैं, उनका आपसी जो समझौता वाला कागज है वो बन सकता है। तो आप आपसी पंचनामा बंटवारा का कागजात जरूर बना लें। अच्छा, ये जो आपसी पंचनामा बंटवारा का कागजात है ना, ये कागजात जो होगा इसमें जो सभी उत्तराधिकारी है, इसलिए कि ये जो कागजात बनता है, ये बनता है कि जमीन का जो स्टाम्प पेपर है, ये स्टाम्प पेपर ले लिया गया, राज्य सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर तय किया जाता है कितने का स्टाम्प लेना है। स्टाम्प पेपर पर जो सभी वारिस है ना, उसका लिखित समझौता होता है और लिखित समझौता के आधार पर जो है यहाँ पर लिखित समझौता के आधार पर आखिर ये जो जमीन है उसको डिवाइड किया जाता है। सभी वारिस के हस्ताक्षर होते हैं। यदि जमीन जो है विभाजन करनी है तो रजिस्टर बंटवारा जो है वो आपको कराना होगा, जमीन को अगर डिवाइड करना है तो। अब जब ये दस्तावेज तैयार हो जाता है तो इसमें इस दस्तावेज में आप अपना जमीन की पूरी जानकारी और सभी के यानी कह सकते हैं हक का विवरण जो है, यानी हक का जो पूरा विवरण है ना वो आपको दे देना है विवरण। अब ये जो हक का विवरण आप देंगे स्पष्ट तरीके से, उसके बाद सभी का सिग्नेचर होगा, साथ में जो गवाह हैं वो गवाह का भी सिग्नेचर होगा, और साथ में यहाँ पर जो आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो गांव के जो मुखिया हैं, गांव के जो सरपंच हैं, उनसे आप सिग्नेचर लेकर जब इस जमीन के कागजात को आप दाखिल खारिज के लिए जो है आप अप्लाई करेंगे। अब ये जो प्रक्रिया है दाखिल खारिज के लिए जो आप अप्लाई करेंगे तो ये आप अपना राजस्व अधिकारी राजस्व कार्यालय में आप जाएंगे, वेरीफाई होगा, उसके बाद आपके नाम की जमीन का जो जमाबंदी है अलग अलग दर्ज की जाएगी कि किसके हिस्से की कौन सी जमाबंदी संख्या है और उसमें कौन सा जमीन दर्ज है। लेकिन इस दस्तावेज में जो जमीन दर्ज होगा इसका पहले से ही एक जो खतियान में इंफॉर्मेशन दर्ज होना चाहिए, यानी आप ऐसी जमीन को दर्ज नहीं कर सकते हैं जो आपके पूर्वज के नाम से नहीं है, पूर्वज के नाम से खतियान नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये जो परिवार में सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारा दस्तावेज आप अपने से तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप किसी वकील से संपर्क कर लें। आप चाहें तो किसी जमीन को मेजर करने वाले अमीन से संपर्क कर लें, उनको भी ये तजुर्बा होता है कि पूरी आपकी ज़मीन का वो मैप तैयार कर देंगे या पूरा ज़मीन का एक जो कागजात है वो तैयार कर देंगे। इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये आपका एक आपसी लिखित समझौता है और उसके आधार पर आपकी ज़मीन की जमाबंदी अलग अलग हो जाएगी। तो ये आसान सा प्रोसेस है कि आप आपकी आपसी सहमति से आप अपनी ज़मीन को डिवाइड कर पाएंगे, अपने नाम पर दर्ज करा पाएंगे। इसके अलावा अब देखें, इसके अलावा है कि समझने को तैयार नहीं है। मान लेते हैं कोई चाचा हैं, वो विवाद कर रहे हैं, पहले से मौखिक बंटवारा हुआ था, अभी भी खतियान जो है परदादा और परदादा के पिता के नाम से दर्ज है। बड़े दादा छोटे दादा दोनों भाई थे, अपने पिता के नाम से ज़मीन था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब उनके उत्तराधिकारी हुए तो आज परिवार में जो है ना विवाद हो गया है। तो अब ये परिवार का जो विवाद हो गया, परिवार में जो है सहमति यहाँ पर नहीं है। तो जब यहाँ पर परिवार में जो सहमति है वो नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आखिरकार क्या होगा, तो एक विकल्प, और वो सबसे बेहतर विकल्प है और वो फॉलो करना चाहिए, इसलिए कि ये बंटवारा जो है कानूनी तौर पर मान्य है, इसलिए कि ये बंटवारा जो है कानूनी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही होता है और ये उसी के लिए है जहाँ पर विवाद है।
आपसी सहमति बनना जो है असंभव है। अब ये होता है जिसको बोलते हैं कि बंटवारावाद। अब ये बंटवारा जो आप करते हैं, बंटवारावाद, और ये जो दायर होता है ना, जिसको बोलते हैं पार्टीशन सूट, पार्टीशन सूट। अब ये यहाँ पर जो है ये कहाँ दायर होगा, तो ये होता है सिविल कोर्ट में। आप सिविल कोर्ट में जाएंगे और सिविल कोर्ट में जो जाना आपको, तो कागजात का पूरी जानकारी, पूरा इंफॉर्मेशन के साथ जाना है। कितनी ज़मीन है, कितने ज़मीन पर आप दावा कर रहे हैं, ज़मीन का कौन कौन सा खतियान है। यहाँ पर जो है आप ज़मीन का अमीन से मिलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपके पास ज़मीन का जो है कागजात होना चाहिए और आप सिर्फ वकील से संपर्क करेंगे और कहेंगे कि मेरा जो हिस्सेदार है वो सही से मुझे शेयर नहीं मिला हुआ, मेरे पास एक भी ऐसा ज़मीन नहीं है जो कीमती ज़मीन है, मेरे पास एक भी ऐसा ज़मीन नहीं है जो कि रोड साइड में है मेरे साथ जो है यहाँ पर, और मेरा आज तक बंटवारा नहीं हुआ है। तो इसलिए कि बंटवारा नहीं हुआ है कि विभाजन हुआ ही नहीं है। परिवार में आज भी जो संपत्ति है, ज़मीन है, वो परदादा के नाम से है, परदादा के पिता के नाम से है। जो भी हुआ मौखिक तौर पर हुआ है, आज तक कोई भी बंटवारा का कागज़ नहीं बना हुआ है, यानी इस तरह का कोई कागजात नहीं बना हुआ है। अब देखें कोर्ट में क्या होता है कि हर तरह की बात सुनने के बाद जो है आपके दस्तावेज की जांच की जाती है और साथ में गवाह की गवाही ली जाती है, और इससे ये देखा जाता है कि कौन सी ज़मीन का कानूनी तौर पर क्या वैल्यू है और किसको कितना उसमें शेयर मिलना चाहिए। अब सभी हिस्सेदार हैं, तो ये संपत्ति तो कहे तो एक बार सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड होगा और उसके बाद जो एक शेयर है, इस तरीके से जो है पूरी प्रॉपर्टी को आप कहे तो यहाँ पर एक बार इसे जो है यहाँ पर 3 हिस्सा में बांटा गया है, और दूसरी बार जो आप कह सकते हैं ये जो है ना यहाँ पर इसको, ये यहाँ पर जो है पहला, यहाँ पर दूसरा जो हिस्सेदार है, इनको ये जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर, कानूनी तौर पर इसी प्रकार से डिवाइड होगा। और जो जजमेंट कोर्ट से मिलेगा बंटवारा सूट के बाद, उस जजमेंट के आधार पर आपके ज़मीन का दाखिल खारिज होगा। यानी दाखिल खारिज में जो जजमेंट है वो आपको दिखाना पड़ेगा, और वो जो जजमेंट है उसी के आधार पर अब आप सभी का म्यूटेशन अलग अलग होगा और साथ में सभी को दखल भी अलग अलग यहाँ पर दिया जाएगा। यही पूरा प्रक्रिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।